लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन बताए थे, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। और उसमें क्या था गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में, अगर एक फ्रेम है यह कोई एक्स वाई जेड इसका ओरिजिन ओ है, और दूसरा फ्रेम है कोई एक्स प्राइम, ये कहीं और जगह है, एक्स प्राइम वाई प्राइम और जेड प्राइम, इसका ओरिजिन ओ प्राइम है, तो इनिशियली क्या किया था, इन दोनों को एक दूसरे को ऊपर रख दिया था। यानी क्या किया था, एक्स वाई जेड और एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम दोनों को एक दूसरे को ऊपर रख दिया था। यानी एक्स और एक्स प्राइम एक ही जगह पे आ गए थे, वाई और वाई प्राइम एक ही जगह पे आ गए थे, और जेड प्राइम एक ही जगह पे आ गए थे, और ओ प्राइम एक ही जगह पे आ गए थे, एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर रख दिया था। और जिस समय ऊपर ये एक दूसरे के थे उस समय टाइम क्या था, जीरो था। दोनों फ्रेम में टाइम क्या था, जीरो। और जिस समय सेकंड फ्रेम ने फिर क्या हमने क्या किया, सेकंड फ्रेम जो था प्राइम फ्रेम, उसे इधर की तरफ मोशन स्टार्ट कर दिया उसको, और जिस समय मोशन स्टार्ट किया उस समय घड़ी भी स्टार्ट कर दी, टाइम जीरो से आगे बढ़ने लगा। तो थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, थोड़ी देर बाद ये हो जाएगा कि जो रुका हुआ फ्रेम था एक्स वाई जेड वो तो अपनी जगह पे रुका रहेगा। ये था एक्स वाई और जेड ओ, इसे हमने रुके हुए फ्रेम को एस फ्रेम कहा था। और जो दूसरा फ्रेम था मूविंग फ्रेम, वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा था, थोड़ा सा आगे निकल जाएगा ऐसे, तो वाई प्राइम यहाँ आ जाएगा और जेड प्राइम यहाँ आ जाएगा, और ओ प्राइम जो था वो यहाँ आ जाएगा, इस तरह से। तो अगर कोई यहाँ पे पॉइंट है पी, या कोई इवेंट होती है, सपोज आपने यहाँ पे एक लाइट ब्लिंक करी, टॉर्च की लाइट जलाई आपने, कुछ सेकंड को आपने टॉर्च जलाई, और एकदम कुछ सेकंड नहीं, एकदम आपने टॉर्च जला के ओनली वेरी स्मॉल इंस्टेंट टॉर्च जलाई और बंद कर दी, तो उस टॉर्च की पोजीशन एक्स वाई जेड होगी, और उसे टाइम टी पे आपने जलाया था विद रिस्पेक्ट टू एस फ्रेम के, और इसे ही टॉर्च का जो लाइट जलाई थी वो एक्स प्राइम वाई प्राइम और जेड प्राइम कोऑर्डिनेट्स के रेस्पेक्ट में एट टाइम टी प्राइम जलाई थी आपने, टी प्राइम टाइम पे जलाई होगी आपने विद रेस्पेक्ट टू एस प्राइम फ्रेम, जो एस प्राइम मूविंग फ्रेम है, ये मूव करने लगा एस प्राइम फ्रेम इधर की तरफ, कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव कर रहा है। ये सब हमने लास्ट लेक्चर में समझा दिया था आपको। तो हमने एक्स प्राइम और एक्स, वाई प्राइम और वाई, और जेड प्राइम और जेड, और टी में रिलेशन फाइंड आउट किया था। वन डायमेंशनल मोशन के लिए हमने रिलेशन फाइंड आउट किया था, एक्स प्राइम इक्वल्स एक्स माइनस वी टी, वाई प्राइम इक्वल्स वाई, जेड प्राइम इक्वल जेड, और टी प्राइम इक्वल टी। ये क्या थे, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन थे, जब व्हेन द सेकंड फ्रेम वाज मूविंग अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, जब सेकंड फ्रेम इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, एस प्राइम फ्रेम, ये एस प्राइम फ्रेम था, यानी वाई प्राइम एक्स प्राइम और जेड प्राइम विद ओरिजिन ओ प्राइम। जब ये एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा था तब ये कोऑर्डिनेट्स थे, और जब ये फ्रेम किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इन बिटवीन समवेयर इन बिटवीन एक्स वाई जेड, यानी कुछ इस दिशा में कहीं भी मूव कर सकता है, थ्री डायमेंशनल मोशन, एक्स वाई और जेड एक्सिस के बीचों बीच मूव कर रहा है, ये वाला फ्रेम ऐसे मूव कर रहा है, तो ये है आपका एक्स प्राइम, ये आपका वाई प्राइम, और ये आपका जेड प्राइम, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो इसकी वेलोसिटी वी एक्स आई प्लस वी वाई जे प्लस वी जेड के, ऐसे तीन कंपोनेंट में हो जाएगी, वी एक्स आई प्लस वी वाई जे प्लस वी जेड की, ऐसे हो जाएगी जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तब इस केस में हमारे ट्रांसफॉर्मेशन क्या आए थे, ये आपको लिखवा दिए गए थे, ड्राइव करवा दिए गए थे। आप क्या आए थे, एक्स प्राइम इक्वल्स एक्स माइनस वी एक्स टी, वाई प्राइम इक्वल वाई माइनस वी वाई टी, जेड प्राइम इक्वल्स जेड माइनस वी जेड टी। और गैलीलियो ने कहा था कि टाइम दोनों फ्रेम में क्या होंगे, कांस्टेंट रहेंगे, यानी बराबर रहेंगे, यानी टी प्राइम इज इक्वल टू टी प्राइम। तो ये कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन आ गए थे। इसी को जब डिफ्रेंशिएट किया था तो आपका आ गया था यू एक्स प्राइम इज इक्वल टू यू एक्स माइनस वी एक्स, यू वाई प्राइम इज इक्वल टू यू वाई माइनस वी वाई, एटसेट्रा।
और यू जेड प्राइम इक्वल्स यू जेड माइनस वी जेड, ये आ गए थे। और इन इक्वेशंस को फिर डिफ्रेंशिएट कर दिया था, तो आपका क्या आ गया था, ए एक्स प्राइम इक्वल्स ए एक्स, सिमिलरली ए वाई प्राइम इक्वल्स ए वाई, ए जेड प्राइम इक्वल्स ए जेड। और कंबाइंडली कैसे लिख दिया था इन इक्वेशंस को, जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की इक्वेशन है कंबाइंडली हमने लिख दिया था, पहले देख लेते हैं उसकी। वेलोसिटी की हमने लिख दिया था u प्राइम इक्वल्स u माइनस वी, ये वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आ गई थी, वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। और एक्सेलरेशन a प्राइम इक्वल्स a, ये एक्सेलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आ गई थी। ये बता रही थी कि व्हेन द सेकंड फ्रेम इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी v with respect to first, then the acceleration of a body in both the frames must be the same, a prime must be equal to a। लेकिन वेलोसिटी सेम नहीं होगी। यहाँ पे u प्राइम क्या था, u प्राइम था वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी विद रेस्पेक्ट टू s प्राइम फ्रेम, u क्या था, वेलोसिटी ऑफ दैट बॉडी विद रेस्पेक्ट टू s फ्रेम, s फ्रेम माने रुका हुआ फ्रेम, और v वाज वेलोसिटी ऑफ द मूविंग फ्रेम विद रेस्पेक्ट टू रेस्ट फ्रेम। तो s प्राइम की वेलोसिटी थी विद रेस्पेक्ट टू s, और ये पार्टिकल की वेलोसिटी थी विद रेस्पेक्ट टू s, ये पार्टिकल की वेलोसिटी थी विद रेस्पेक्ट टू s प्राइम। तो ये सब हमने डेरिवेशन लास्ट लेक्चर में करवा दिए थे। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट। तो जैसे कि साउंड वेव्स की डिस्कवरी हुई थी, साउंड वेव को ट्रेवल करने के लिए कोई मीडियम चाहिए होता है। इसी तरह से शुरू में सोचा गया कि लाइट वेव को भी ट्रेवल करने के लिए कोई मीडियम की आवश्यकता होगी, और लाइट वेव जो जिस मीडियम में ट्रेवर्स करेंगी, तो लाइट वेव क्या होगा, किसी ना किसी मीडियम के थ्रू ट्रेवर्स करेंगी, किसी ना किसी मीडियम में के थ्रू चलेंगी। लेकिन लाइट वेव जो थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थी, और लाइट वेव वैक्यूम में भी चल रही थी। वैक्यूम मीन्स जहाँ पे कोई मीडियम नहीं था। तो ये सोचा गया कि कोई ना कोई मीडियम जरूर है वैक्यूम में, जो हाइपोथेटिकल मीडियम है, काल्पनिक मीडियम, हाइपोथेटिकल मीडियम जो वैक्यूम में भी प्रेजेंट है। अब क्योंकि लाइट वेव जो है वैक्यूम में हर डायरेक्शन में सेम स्पीड से चल रही थी, तो इसके लिए माना गया, और उस मीडियम को जो वैक्यूम में मीडियम एब्सेंट प्रेजेंट है उसे हम ऑब्जर्व भी नहीं कर पा रहे थे, तो ये माना गया उस मीडियम को हाइपोथेटिकल मीडियम मान लिया गया, काल्पनिक मीडियम मान लिया गया, और उसकी कुछ परिभाषाएं दे दी गई कि वो मीडियम परफेक्टली ट्रांसपेरेंट है, उसे सेंस नहीं किया जा सकता, वो नॉन सेंसिटिव है, वो हर जगह प्रेजेंट है, कंटिन्यूस है, वो बिल्कुल रुका हुआ है, स्टेशनरी है, क्योंकि अगर वो मीडियम चलेगा तो हर अलग अलग डायरेक्शन में लाइट की स्पीड अलग अलग आएगी। जैसे पानी है, पानी बह रहा है, तो पानी बह रहा है अलग अलग, तो आप जब उसमें पानी में नदी में स्विमिंग करेंगे तो आपकी हर एक अलग अलग दिशा में अलग अलग स्पीड आएगी सेम एफर्ट्स करने पे। इसी तरह से अगर लाइट वेव ट्रेवल कर रही है हर डायरेक्शन में सेम स्पीड से, तो इसका मतलब वो मीडियम क्या रुका हुआ है। जैसे नदी में अगर पानी बिल्कुल शांत है, बिल्कुल रुका हुआ है, तो आप किसी भी डायरेक्शन में स्विमिंग करेंगे तो आप सेम स्पीड से स्विमिंग करेंगे, सेम डिस्टेंस सेम टाइम में ट्रेवल्स करेंगे। और अगर पानी चल रहा है तो आप सेम डिस्टेंस सेम टाइम में ट्रेवल नहीं कर पाएंगे सेम स्पीड से। तो ये सब माना गया कि स्टेशनरी होगा, मासलेस है, वो रिजिड है, सॉलिड ऑफ वेरी हाई इलास्टिसिटी है, उसकी डेंसिटी नेग्लिजिबल है, और वो हर जगह प्रेजेंट है। इट पेनिट्रेट्स ऑल द मैटर एंड इट्स प्रेजेंट इवन इन वैक्यूम। एक बिल्कुल काल्पनिक मीडियम मान लिया गया और मान लिया गया ये मीडियम वैक्यूम में भी है। जैसे आप क्लास में सपोज मुझसे पढ़ रहे हैं और 100 बच्चे बैठे हैं क्लास में, और मैं कहूँ कि नहीं 100 बच्चे नहीं हैं, 101 बच्चे हैं क्लास में, तो आप कहेंगे सर कोई भी नहीं है, 100 ही तो हैं केवल। तो मैं कहूँगा नहीं, वो जो बच्चा है वो परफेक्टली क्या है, ट्रांसपेरेंट है, उसे सेंस नहीं किया जा सकता, ठीक है ना, वो उसे आप महसूस नहीं कर सकते, उसकी डेंसिटी क्या है, 0 है, ठीक है ना। इस तरह से मैं उसकी, वो मासलेस है, तो इस तरह से मैं उस बच्चे को डिफाइन कर दूंगा कि उसकी ये सारी प्रॉपर्टीज़ है, तो फिर आप ये प्रूव नहीं कर पाएंगे कि हाँ कोई बच्चा नहीं है। तो इसी तरह से उस हाइपोथेटिकल मीडियम को ये सारी प्रॉपर्टीज़ डिफाइन कर दी गई। तो लेकिन ये बात गले से नीचे नहीं उतर रही थी। तो अगर ये स्टेशनरी है
स्टेशनरी, ईथर को क्या माना गया, इस मीडियम का नाम दिया गया ईथर या ल्यूमिनीफेरस ईथर, शॉर्ट में से ईथर कहते हैं, इसका नाम ईथर दिया गया, इस काल्पनिक मीडियम का नाम ईथर दिया गया। तो ईथर क्योंकि स्टेशनरी था तो ये माना गया कि ये जो है एब्सोल्यूट फ्रेम है, रेस्ट फ्रेम, एब्सोल्यूट फ्रेम, इसके रेस्पेक्ट में हम कोई भी चीज़ नाप सकते हैं, किसी भी चीज़ का मेजरमेंट कर सकते हैं, तो हमें सही वैल्यू पता लग जाएगी। जैसे हम लोग किसी की स्पीड नाप रहे हैं तो हम कहाँ पे नाप रहे हैं, अर्थ के ऊपर खड़े होकर नाप रहे हैं ना, अर्थ के रेस्पेक्ट में नाप रहे हैं, अर्थ को हम रेस्ट पे मान रहे हैं तब नाप रहे हैं, लेकिन अर्थ तो रेस्ट पे नहीं है, अर्थ तो सन के अराउंड घूम रही है। तो इसका मतलब जो भी हम स्पीड नापना है वो रिलेटिव स्पीड नापना है, वो एक्चुअल स्पीड नहीं है। जैसे एक बच्चा 10 किलोमीटर पर आवर से भाग रहा है, दूसरा 20 किलोमीटर पर आवर से भाग रहा है, तो आप 10 किलोमीटर पर आवर से भागने वाले बच्चे के रेस्पेक्ट में आप 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड नापेंगे तो 10 आएगी, एक्चुअल नहीं आएगी। एक्चुअल किस केस में आएगी, जब वो बच्चा स्टेशनरी बच्चे के रेस्पेक्ट में नापेंगे आप स्पीड। तो हम हर चीज़ अर्थ पे नापते हैं, हम अर्थ पे खड़े रहते हैं और अपने रेस्पेक्ट में नापते हैं, लेकिन अर्थ तो मोशन में है, वो सन के अराउंड घूम रही है और बहुत तेज़ स्पीड से घूम रही है। इसका मतलब जो चीज़ हम नाप रहे हैं वो एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है वो, क्योंकि हम घूम रहे हैं, हम तेज़ी से भाग रहे हैं और अपने रेस्पेक्ट पे नाप रहे हैं। इसका मतलब वो वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है जो हम अर्थ पे नापते हैं। तो फिर किसके रेस्पेक्ट पे नापें जो हमें एब्सोल्यूट वैल्यू मिल जाए। इसका मतलब हमें सन पे चला जाना चाहिए, क्योंकि सन बीच में रुका हुआ है और अर्थ घूम रही है, तो हम सन पे चले जाएं और फिर हम सारी स्पीड नापें, फिर सारे मेजरमेंट्स करें, तो हमारी एब्सोल्यूट वैल्यू आनी चाहिए उसकी। लेकिन सन भी स्टेशनरी नहीं है, सन भी पूरा सोलर सिस्टम घूम रहा है दूसरी गैलेक्सी के चारों तरफ, एक गैलेक्सी दूसरी गैलेक्सी के चारों तरफ घूम रही है। एवरीथिंग इज मूविंग, नथिंग इज एट रेस्ट, हर चीज़ घूम रही है, तो एब्सोल्यूट कुछ भी नहीं है। तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसके रेस्पेक्ट में हम मेजरमेंट करें और वो परफेक्टली क्या आ जाए, एब्सोल्यूट आ जाए। लेकिन एक काल्पनिक मीडियम माना गया ईथर, और उसे माना गया कि ये रेस्ट फ्रेम है यानी एब्सोल्यूट फ्रेम है, इसके रेस्पेक्ट में हर चीज़ नाप सकते हैं। तो इस ईथर को, ल्यूमिनीफेरस ईथर के एग्जिस्टेंस के लिए और इसके रेस्पेक्ट में अर्थ की स्पीड नापने के लिए एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया, जिसे जो कौन सा एक्सपेरिमेंट था, माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट। तो इस माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट में क्या था, इसकी अब टर्मिनोलॉजी में समझा देता हूँ। ये इसकी फिगर है, इसमें ये मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स ली गई, यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस ले लिया गया, कॉन्वेक्स लेंस है। ये क्या करेगा, इसकी फोकल लेंथ पे, इसके फोकस पे इस मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स को रख दिया गया, जिससे निकलने वाली रेस क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। निकलने वाली रेस पैरेलल हो गई, पैरेलल हो गई। इसके आगे ये पार्शियली सिल्वर्ड, ये पी क्या है, पार्शियली सिल्वर्ड ग्लास प्लेट, inclined at 45 degree, inclined at 45 डिग्री, ये रख दी गई। पार्शियली सिल्वर्ड ग्लास प्लेट यानी परफेक्टली सिल्वर हो जाता है तो मिरर बन जाता है वो। जैसे आप मिरर देखते हैं घर में, शीशा होता है, दर्पण, तो फुली सिल्वर्ड होता है। अगर पार्शियली सिल्वर्ड कर देंगे पीछे तो क्या होगा, उसमें मिरर में क्या होता है, सारा रिफ्लेक्शन हो जाता है लाइट का। पार्शियली सिल्वर्ड में रिफ्लेक्ट भी होगी, रिफ्रैक्ट भी होगी, अपवर्तन भी होगा, परावर्तन भी होगा पार्शियली सिल्वर्ड में। तो हमने पार्शियली सिल्वर्ड ग्लास प्लेट ये लगा दी पी। इससे क्या होगा, जो लाइट रे यहाँ आ रही है, ये लाइट रे आ रही है मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स से, इसका कुछ पार्ट तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा और कुछ पार्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पर ट्रांसमिट हो जाएगा जी आगे। अब हमने इसके आगे मिरर लगा दिए, एक मिरर लगा दिया M1, ये कंप्लीट, ये फुली सिल्वर्ड ग्लास प्लेट है यानी मिरर से, और एक मिरर लगा दिया M2,
ये जो बीच बीच में मैंने बना रखा है ना, ये डेट डॉट 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 वाला, ये छोड़ दो भी। ये डॉट डॉट अब एक्चुअली एग्जिस्टिंग चीज़ नहीं है डॉट डॉट वाली, अभी समझाऊंगा। ये लगा दिया, तो जब लगा दिया इसमें क्या किया, ये पार्शियली सिल्वर्ड ग्लास प्लेट P है, P ये मिरर है M1 और ये मिरर है M2, ठीक है। तो हमने इस एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट में इस तरह से रखा कि PM1 जो डिस्टेंस था वो PM2 के बराबर था और इन्हें L ले लिया। PM1 इक्वल टू PM2 इक्वल टू L। ये फिगर में अनइक्वल बन गया है, इसका मतलब ये वाला डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का और ये वाला डिस्टेंस बराबर है, और दोनों क्या है L, और ये भी क्या है ऊपर तक L, ये बराबर है डिस्टेंस, ठीक है। ये मैंने फिगर अच्छी बनाने के लिए, ढंग से समझाने के लिए फिगर में अलग अलग दिख रहा है आपको, अदरवाइज दीज टू डिस्टेंसेज आर इक्वल। तो ये दोनों इक्वल डिस्टेंस है, यानी रिफ्लेक्टेड लाइट पे भी एक मिरर लगा दिया, और जो ये तो ऊपर वाली रिफ्लेक्टेड लाइट है और नीचे वाली क्या है ट्रांसमिटेड लाइट है, और ट्रांसमिटेड यानी रिफ्रैक्टेड लाइट पे भी एक मिरर लगा दिया। अब होना क्या चाहिए, होना चाहिए ये लाइट ऊपर जाएगी, इस मिरर से टकराएगी और फिर लौट आएगी, P पे वापस आ जाएगी। इसी तरह से ये वाली लाइट रे इस मिरर पर टकराएगी, यहाँ पर टकराएगी और फिर वापस आ जाएगी P पे। दोनों का डिस्टेंस बराबर है, ये भी L है, ये भी L है, और लाइट चलती है C स्पीड से। तो दोनों को क्या करना चाहिए, C स्पीड से जाना चाहिए, यहाँ पे C स्पीड से इधर जाना चाहिए और C स्पीड से लौटना चाहिए, C स्पीड से लौटना चाहिए, यानी बराबर समय लेना चाहिए। तो बराबर समय में क्या आ जाएगा, इन दोनों का टाइम डिफरेंस 0 आ जाएगा, यानी जितनी देर में पहली वाली रे ऊपर जाएगी और फिर नीचे आएगी यहाँ पे वो समय, और जो सेकंड रे है ये वाली, ये इधर जाएगी और इधर आएगी बराबर, वो समय दोनों का बराबर लगेगा, क्योंकि डिस्टेंस बराबर है, वेलोसिटी बराबर है। लेकिन अगर मीडियम में ईथर प्रेजेंट है, ये जो एपरेटस है ये तो अर्थ पे रखा है, ये पूरा का पूरा एपरेटस किस पे रखा है, अर्थ पे, और अर्थ के अराउंड क्या है, जो हमने काल्पनिक मीडियम माना ईथर, वो है ईथर, और अर्थ क्या कर रही है, मूव कर रही है। इसका मतलब अर्थ जब मूव कर रही है तो एपरेटस भी मूव कर रहा है, इसका मतलब सारा का सारा एपरेटस ऐसे मूव कर रहा होगा इधर की तरफ, और ईथर रुका हुआ है। ईथर यहाँ पे बीच बीच में है, सारी जगह में। ईथर कैन पेनिट्रेट ऑल द मैटर, इट इज़ प्रेजेंट इवन इन वैक्यूम। ये ईथर है मान ले बीच में सब जगह, और ईथर रुका हुआ है, ये मैंने डॉट 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 लगा दिया, इसका मतलब ईथर है, ये सारा एक काल्पनिक मीडियम है ईथर यहाँ पे। तो एपरेटस ईथर के रिलेटिव मोशन में है, ये समझ लीजिए आप। जैसे तो एपरेटस किधर मूव कर रहा है, एपरेटस पूरा का पूरा इधर मूव कर रहा है ऐसे, क्योंकि अर्थ पे मूव कर रहा है अर्थ के साथ साथ, और यहाँ पे ईथर रुका हुआ है, और ईथर यहाँ सारे में रुका हुआ है। ये मैंने डैश 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 लगा रहा हूँ, ईथर जैसे ईथर मीडियम है ये सब रुका हुआ है। इसका मतलब ईथर और एपरेटस के बीच में एक रिलेटिव मोशन आ जाएगा। तो एपरेटस इधर मूव कर रहा है और ईथर रुका हुआ है, स्टेशनरी है। इस चीज़ को आप उल्टा भी कह सकते हैं, क्योंकि रिलेटिव मोशन है। आप ये कह सकते हैं इस चीज़ को कि एपरेटस तो रुका हुआ है, एपरेटस रुका हुआ और ईथर इधर मूव कर रहा है, रिजल्टेंट सेम आएगा, हमेशा रिजल्टेंट सेम आता है। जैसे एक नदी बह रही है, ये नदी थी, इसे पानी था, ये पानी है नदी में, और ये नदी इधर की तरफ बह रही है, और यहाँ पे लड़का रुका हुआ है। तो आप कोई भी कैलकुलेशन करें कि ये जो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल था, ये पी, ये 1 घंटे बाद कहाँ चला जाएगा, तो 1 घंटे बाद यहाँ ऐसे मान लो, ऐसे चला जाएगा ना, यहाँ पे आ जाएगा, फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन, इस तरह से। यानी कितना डिस्टेंस चलेगा 1 घंटे बाद इस बॉय के रिलेटिव, तो वेलोसिटी से निकाल लो। इस चीज़ को आप उल्टा भी कर सकते हैं, तब भी रिजल्टेंट सेम आएगा। आप माने कि नदी तो थी रुकी हुई, नदी तो रुकी हुई है, और जो लड़का था ये इधर की तरफ चल रहा है नदी की स्पीड से। तो यहाँ पे जो पार्टिकल था P, इसके और लड़के के बीच में 1 घंटे में कितना डिस्टेंस आ जाएगा, वही डिस्टेंस आ जाएगा जो पहले वाले कैलकुलेशन में था कि हमने नदी को मूविंग माना था, नदी को मूविंग माना था और लड़के को रुका हुआ माना था, या
लड़के को उल्टे डायरेक्शन में मूविंग मान लें और नदी को रुका हुआ मान लें, एक ही बात है। तो इस केस में भी हमारा क्या है, इस केस में हमारा एपरेटस मूव कर रहा है और ईथर यहाँ पर सब जगह रुका हुआ है। तो इस केस को हम थोड़ा समझने के लिए उल्टा मान लेते हैं, जिससे हम रिजल्ट को एक्सप्लेन कर सकें आपको ना। तो इसे उल्टा मान लेते हैं, हम कहते हैं कि ये नदी तो रुकी हुई, ये एपरेटस तो रुका हुआ है, लेकिन ईथर मूव कर रहा है, ये वाला ईथर जो था ये इधर मूव कर रहा है। तो अब इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारे केस में क्या है, यहाँ पे बीच बीच में सब जगह ईथर भरा हुआ है, सब जगह ईथर भरा हुआ है। यहाँ पे ईथर 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 है सब जगह से। और ईथर कहाँ मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है। तो जब ईथर इधर मूव कर रहा है तो आप देखिए जो लाइट रे को सामने पहुँचना है इधर, और ईथर क्या मूव कर रहा है, इधर की तरफ मूव कर रहा है। तो इनफैक्ट ये लाइट रे इधर नहीं चलेगी, इसका एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ मोशन ये होना चाहिए। जैसे नदी है, नदी में पानी इधर की तरफ मूव कर रहा है और आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट पर पहुंचना है, यहाँ पहुंचना है। तो आपका एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ फ्लो ये होना चाहिए। अगर आप इधर की तरफ तैरेंगे तब नदी का धक्का लग लग के आप यहाँ आ जाएंगे सीधे। तो एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ फ्लो क्या होना चाहिए, ए सी की तरफ होना चाहिए। इसी तरह से अगर लाइट वेव पी से ए पे पहुंच रही है, इस पी से इस ए पे पहुंच रही है, तो उसका एक्चुअल मोशन जो होना चाहिए पी ए प्राइम की तरफ होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, तब वो सामने पहुंच पाएगी। तो लाइट रे को पी से ए पे पहुंचना है, इसका मतलब वो एक्चुअली इधर की तरफ चली, ठीक है। अब लाइट रे इससे टकरा के फिर वापस आना है आपको पी पे, यानी इससे फिर पी पे वापस आना है। तो लाइट रे का डायरेक्शन अगर इसे वापस आना तो ऐसे होना चाहिए, ऐसे, तब वो यहाँ नीचे आ पाएगी वापस, क्योंकि ये ऐसे बह रहा है इधर इधर। इस चीज़ को रिवर हाइपोथेसिस से समझा सकते हैं, नदी के बहने से समझा सकते हैं इसे, बिल्कुल ठीक। तो नदी रिवर हाइपोथेसिस यूज़ करते हैं हम इसमें ना, रिवर हाइपोथेसिस नदी के बहने से समझाते हैं। हम ईथर के पार्टिकल को नदी का पानी मान लेते हैं। तो जैसे हमें क्या करना था, दोबारा सुन लीजिए, हमें सामने जाना था, लाइट रे को सामने जाना है ऐसे और फिर लौट के आना है, लाइट रे को इधर जाना है और फिर लौट के आना है। और ईथर कहाँ बह रहा है, ईथर जो था वो ऐसे बह रहा है इधर। तो ये वाला जो मोशन है ये परपेंडिकुलर मोशन है, ईथर के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर, लंबवत। ये वाला मोशन तो परपेंडिकुलर हो गया। ईथर कैसे, हमें ऐसे जाना है, ईथर का फ्लो ऐसे, तो परपेंडिकुलर मोशन हो गया। और नीचे लौट के आना है तब भी परपेंडिकुलर हो गया। और ये जो ये वाला मोशन है, ये वाला तो परपेंडिकुलर मोशन हो गया, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को शॉर्ट में लिख दिया मैंने, PERPN, परपेंडिकुलर। और ये वाला मोशन ये ईथर के पैरेलल हो गया, चाहे इधर जाएं चाहे इधर जाएं, तो ये पैरेलल हो गया, क्योंकि ईथर का मोशन ऐसे है। तो इस मोशन में लगा हुआ जो टाइम होगा उसे मैं T परपेंडिकुलर कह दूंगा, और इस मोशन में जो लगा हुआ टाइम होगा उसे T पैरेलल कह दूंगा। अब रिवर हाइपोथेसिस से समझते हैं इसे। ये थोड़ा सा आपने चित्र देख लिया है। हाँ, इस चित्र को थोड़ा सा समझा दूँ। ये 3-3 क्यों बना रखे हैं डैश डैश लगा के। जैसे ही लाइट रे यहाँ से निकलेगी, इसने सोर्स छोड़ी लाइट रे ने, तो लाइट रे तो निकल गई, लेकिन ये एपरेटस आगे मूव करता जा रहा है लगातार ऐसे अर्थ के साथ साथ। तो जैसी लाइट रे सोर्स से निकली, उसे यहाँ तक पहुँचने में, पी तक पहुँचने में कुछ समय तो लगेगा। तो पी तक पहुँच गई लाइट रे ना, पी तक पहुँच गई, ठीक है। अब पी से लाइट रे रिफ्लेक्ट हुई ऊपर की तरफ, और क्या हुई, रिफ्लेक्ट हुई सामने की तरफ, यानी ट्रांसमिटेड हुई और रिफ्लेक्ट हुई। तो लाइट रे ये एपरेटस पूरा मूव कर रहा है आगे, राइट साइड में मूव कर रहा है। तो जब तक लाइट रे जैसे ही इससे रिफ्लेक्ट हुई यहाँ पे, तो यहाँ ऊपर तक पहुँचने में
लाइट रे को पी से ए तक पहुंचने में लाइट रे को कुछ टाइम लगेगा। तो जितने टाइम में लाइट रे पी से ए तक पहुंचेगी उस समय में एपरेटस तो आगे बढ़ गया थोड़ा सा, यानी ये जो ए था इसका ये आगे बढ़ के तब तक यहाँ पहुंच जाएगा ए प्राइम पे। तो लाइट रे को तो सीधा निकल जाना चाहिए सामने, क्योंकि पूरा एपरेटस लगातार मूव कर रहा है। और लाइट रे जैसे ही रिफ्लेक्ट हुई इससे, लाइट रे यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुई पी से ऊपर की तरफ, तो एपरेटस धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तो जब तक लाइट रे ऊपर पहुंची तब तक तो ए प्राइम पे पहुंच गया। लेकिन लाइट रे तब भी रिफ्लेक्ट होके आ रही थी वापस। इसका मतलब लाइट रे यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रही थी, इस जगह रिफ्लेक्ट नहीं हो रही थी, क्योंकि तो आगे बढ़ गया था। लाइट रे रिफ्लेक्ट हो रही थी यहाँ से, तो ठीक है, लाइट रे यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है। अब लाइट रे फिर से रिफ्लेक्ट हुई यहाँ पे। जैसे ही रिफ्लेक्ट हुई यहाँ पे लाइट रे, उस समय तक क्या गया, ए प्राइम तो यहाँ पहुँच गया था। उस टाइम में ये ए तो यहाँ ए प्राइम पे पहुँच गया था और ये प्लेट यहाँ आ गई थी। फिर लाइट रे फिर रिफ्लेक्ट होगी इससे, लाइट रे रिफ्लेक्ट होगी। तो जैसे ही रिफ्लेक्ट हुई इससे लाइट रे और यहाँ तक पहुँची पी प्राइम तक, यानी ए प्राइम से पी प्राइम तक जब तक लाइट पहुँचेगी, जब तक लाइट रे यहाँ से यहाँ पहुँचेगी तब तक एपरेटस और आगे बढ़ जाएगा। तो लाइट रे जैसे यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी एपरेटस तो आगे बढ़ता जा रहा है। तो जो पी ग्लास प्लेट थी ये वाली, ये तब तक यहाँ आ जाएगी। लेकिन लाइट रे फिर भी रिफ्लेक्ट हो रही थी, आ रही थी और पी प्राइम से रिफ्लेक्ट हो रही थी वापस, ऐसे पहुँच रही थी पी प्राइम पे। इसका मतलब ये लाइट रे यहाँ नहीं पहुँची, ये यहाँ पहुँची है, क्योंकि पी प्राइम आगे पहुँच चुका था। ऐसी लाइट रे यहाँ पहुँची थी। तो जब ए प्राइम पे पहुँचा तब तक पी प्राइम पे पहुँच गया और M2 प्राइम पे पहुँच गया। फिर जब ए प्राइम ए डबल प्राइम पे पहुँचा तो पी प्राइम पी डबल प्राइम पे पहुँचा और M2 प्राइम M2 डबल प्राइम पे पहुँच गया। इस तरह से एपरेटस धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये रिलेटिविटी, दो सब्जेक्ट क्वांटम मैकेनिक्स और रिलेटिविटी थोड़े से टफ हैं, लेकिन आप समझेंगे तो समझ में आ जाएंगे। मैं बहुत ढंग से समझा रहा हूँ आपको, बारीकी से। तो अब हम रिवर हाइपोथेसिस और समझाएंगे इसे, तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो रिवर का केस लेते हैं। ये थोड़ा सा पढ़ने के लिए आप पढ़ लीजिएगा, मैंने इसलिए स्क्रीन रोक दी है, थोड़ा आप पढ़ लीजिएगा इसे। और मैं सीधा रिवर हाइपोथेसिस अप्लाई करता हूँ इसमें। तो मैं आता हूँ यहाँ पे, ये हैं दो फिगर। तो इसमें जो रिवर ईथर का मोशन का था ऐसा है, तो हम रिवर का मोशन भी ऐसे ही मान रहे हैं। रिवर का मोशन हम मान रहे हैं ऐसे, इस तरह। तो कोई पी से किसी आदमी को दो तैराक हैं, तो एक तैराक पी से उसे सामने जाना है और रिवर बह रही है ऐसे, और उसे सी वेलोसिटी से स्विमिंग करनी है। इसका मतलब क्योंकि उसे पी से M1 पे पहुंचना है और रिवर ऐसे बह रही है, इसका मतलब उसे सी वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में चलना पड़ेगा कहीं, तब जाके वो सामने पहुंच पाएगा, क्योंकि लगातार उसका डायरेक्शन बदलता रहेगा। तो जो तैराक था, यानी लाइट रे थी, तैराक को हम क्या कर रहे हैं, लाइट रे से कंपेयर कर रहे हैं। जो स्विमर था वो स्विमर इस डायरेक्शन में सी वेलोसिटी से चल रहा है, तैर रहा है, तब वो यहाँ पहुँच पा रहा है। और रिवर की वेलोसिटी क्या थी, v, ये रही v। तो c और v राइट एंगल ट्राइंगल है, रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। इसका मतलब अगर वो तैराक इधर की तरफ सी वेलोसिटी से मूव करेगा, क्योंकि रिवर की वेलोसिटी v है, तो फाइनल उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या आएगी, उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी ये आ जाएगी, इस डायरेक्शन में आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। अब ठीक है, अब मान लिया उसे, इस तैराक को ये सामने पहुंच गया, ये यहाँ पहुंच गया, ठीक है ना। अब वो M1 प्राइम पे पहुंच गया और उसे M1 प्राइम से वापस आना है किस पे, यहाँ पे P प्राइम पे। और रिवर ऐसे बह रही है और सी वेलोसिटी से वो स्विमिंग कर सकता है। रिवर ऐसे बह रही है, तो अगर वो सामने की तरफ आएगा तो इधर की लेफ्ट की तरफ चला जाएगा, तो उसका एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ स्विमिंग होना चाहिए। तो तैराक सी वेलोसिटी से इधर की तरफ तैरेगा, तब वो फाइनली सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर से इधर की तरफ पहुंच पाएगा सामने, क्योंकि ये v है।
तो उसकी जर्नी कैसे हो गई, एक्चुअल जर्नी, यानी कि वो ऐसे गया और फिर ऐसे लौट के आया, तब वो सामने पहुंच पा रहे। देखो ऐसे तो गया, ये पहली वाली हो गई, और लौटने वाले ये रहा, ये रहा, तो ऐसे लौट के आ गया, तब वो सामने पहुंचेगा। जब वो पहली वाली डायरेक्शन में ऐसे तैरेगा तब वो यहाँ जाएगा, और जब ऐसे तैरेगा, ऐसे तैरेगा, तो वो सामने आएगा, ऐसे नीचे आएगा, ऐसे। तो स्विमिंग के जैसे करते हैं, इस तरह से हो गया। तो जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, यानी ऐसे गया, सामने गया, यानी सामने गया वो तैर के ऊपर तक, और फिर ऊपर से फिर लौट के आ गया यहाँ तक। तो इसमें उसने डिस्टेंस कितना चला, एल। किस स्पीड से चला, c² - v²। लौटा भी c² - v² से, गया भी c² - v² से। तो जाते समय कितना समय लगेगा उसका, जाते समय लगेगा उसका दूरी बटे चाल, c² - v²। और आते समय कितना समय लगेगा, आते समय भी यही लगेगा। इसी वेलोसिटी से लौटा था, इसी वेलोसिटी से लौट रहा है वो, इसी वेलोसिटी से गया था, और आने और जाने में डिस्टेंस कितना है, इधर भी एल है और इधर भी एल है। और ये मोशन कौन सा है, परपेंडिकुलर, फ्लो के परपेंडिकुलर। रिवर बह रही है ऐसे, यानी ईथर बह रहा है ऐसे, रिवर बह रही है ऐसे, और वो कैसे आ रहा है, ऐसे। यानी ये क्या, कौन सा डायरेक्शन है, परपेंडिकुलर, यानी कि परपेंडिकुलर ऐसे। तो टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो गया भी एल डिस्टेंस गया c² - v² से, और फिर लौटा एल डिस्टेंस c² - v² से। तो जाने और आने में टोटल टाइम ये हो गया, और इस टाइम को मैंने कह दिया टी परपेंडिकुलर। अब पैरेलल मोशन की बात करते हैं, या आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं। अब पैरेलल मोशन की बात करते हैं। पैरेलल मोशन कौन सा था, सामने जा रहा था, ग्लास प्लेट पी थी, यहाँ पे पी थी, इससे जो लाइट आई थी एक तो रिफ्लेक्ट हो गई थी। अब हम रिफ्रैक्ट वाली बात करते हैं, रिफ्रैक्ट को जो जा रही है सामने मिरर किस पे, M2 पे, इधर जा रही थी। तो पहले तो यहाँ पहुँची और फिर वापस आई, और ईथर का डायरेक्शन क्या था, ये। तो इसका मतलब क्या हो गया, आप एक नदी में हैं और नदी इधर बह रही है। पहले तो आप यहाँ से, इस पॉइंट से इधर की तरफ जाते हैं, और फिर इसी पॉइंट से लौट के आते हैं। तो जब आप इस डायरेक्शन में जाएंगे, ये मैं देखो एरो बनाते जा रहा हूँ, इस डायरेक्शन में जाएंगे तो रिवर आपका अपोज करेगी। यानी अगर आप c स्पीड से जा रहे हैं और रिवर v स्पीड से बह रही है, तो आपकी इफेक्टिव स्पीड कितनी हो जाएगी, c - v, क्योंकि आप धारा के विपरीत जा रहे हैं। कैसे, आप नदी बह रही है इधर v से, और आप जा रहे हैं इधर c से, तो आपकी इफेक्टिव स्पीड कितनी हो जाएगी, c - v। तो जाते समय तो आपकी स्पीड हो जाएगी इफेक्टिव c - v। और जब आप लौटेंगे, आपको लौट के आना है ऐसे c स्पीड से, और लेकिन रिवर भी इधर की तरफ v स्पीड से चल रही है, तो लौटते समय आपकी इफेक्टिव स्पीड हो जाएगी c + v। ये लौटते समय c + v, यहाँ पे इफेक्टिव स्पीड कितनी हो जाएगी, c + v, क्योंकि तब आप धारा के अनुकूल बहेंगे, c + v। तो जाते समय तो आपकी c - v स्पीड हो गई, लौटते समय क्या हो गई, c + v। तो जाते समय तो आपको ये टाइम लगेगा L/c - v, और लौटते समय आपको टाइम लगेगा L/c + v। तो पैरेलल टाइम, जो धारा के पैरेलल समय जाने में और आने में, उन दोनों का टोटल हो गया 2LC c² - v²। LCM ले लिया, इसे हमने T पैरेलल कह दिया। तो ये T पैरेलल था, ये T परपेंडिकुलर था। T परपेंडिकुलर कहाँ है, ऊपर है ये। इस T परपेंडिकुलर में देखो बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा दो, बाइनोमियल थ्योरम लगा दो। तो T परपेंडिकुलर क्या है ये, इनफैक्ट T परपेंडिकुलर है 2L डिवाइडेड बाई c² कॉमन ले लो बेटा, c बाहर ले लो, c बाहर ले लो, तो 1 - v² / c² का स्क्वायर रूट, यानी (2⁻1/2) ये आ जाएगी T परपेंडिकुलर। इस T परपेंडिकुलर को, ये जो एक्सप्रेशन है, इसे हमने ऐसे लिख लिया, ऐसे लिख लिया इस एक्सप्रेशन को। नीचे हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा दिया। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है, इस ब्रैकेट को खोल लो और हायर ऑर्डर टर्म्स को कैंसिल कर दो, नेगलेक्ट कर दो। तो 1 - v² / c² को क्या लिख सकते हैं आप लिख सकते हैं T परपेंडिकुलर में, गलती से हट गया वो, T परपेंडिकुलर आ गया था आपका 2L/c और 1 -
वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये मैं ऊपर ले आ रहा हूँ, टू द पावर -1/2, नीचे +1/2 थी -1/2, तो आएगा 2L अपॉन सी 1 + nx, ये 1 + x टू द पावर n होता है तो 1 + nx आ जाता है, यानी 1 + वी स्क्वायर बाई 2c स्क्वायर, ये आ जाएगा। वन + वी स्क्वायर बाई 2c स्क्वायर, ये टी परपेंडिकुलर आ गया। अब टी पैरेलल की बात कर लो, तो टी परपेंडिकुलर याद रखना, टी परपेंडिकुलर। इसी तरह से जो टी पैरेलल है, टी पैरेलल को भी वैल्यू लिख दो, टी पैरेलल आ गया 2L सी स्क्वायर, नीचे कॉमन ले लो तो 2L बाई सी 1 - वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर टू द पावर -1 आ जाएगा, ये टू द पावर -1 ऐसे लिख सकते हैं आप इसे, किसे, इस चीज़ को सी स्क्वायर कॉमन लेके। इसमें भी बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा लो तो हो जाएगा 2L अपॉन सी और 1 + वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये किस चीज़ की वैल्यू आ गई? टी पैरेलल की। और टी परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आई थी, ध्यान है आपको अभी जो मैंने लिखी थी? टी परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई थी 2L बाई सी 1 + वी स्क्वायर बाई 2c स्क्वायर, ये टी पैरेलल की वैल्यू आ गई थी। और टी परपेंडिकुलर की, टी परपेंडिकुलर क्या था कि आप ऊपर की तरफ लाइट वेव गई और फिर लौट आई नीचे, ये आने जाने में लगा समय था। टी पैरेलल क्या था, लाइट राइट साइड में गई मिरर पे और मिरर से टकरा के वापस लौट आई। तो यानी ऊपर की तरफ जो रह गई और जो पैरेलल गई रे, उन दोनों का टाइम आ गया। तो इनका टाइम डिफरेंस कितना है, इन दोनों का टाइम डिफरेंस निकाल लो। 2L बाई सी कॉमन आ जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, और वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर में से वी स्क्वायर बाई 2c स्क्वायर कट जाएगा, तो वी स्क्वायर बाई 2c स्क्वायर भी बच जाएगा। तो टी पैरेलल माइनस टी परपेंडिकुलर आ गया 2L बाई सी और वी स्क्वायर बाई 2c स्क्वायर, ही आ जाएगा। L वी स्क्वायर बाई सी क्यूब आ जाएगा। देखते हैं नीचे, यही आना चाहिए। ये टी परपेंडिकुलर, तो देखो ये आ गया। ये थोड़ा सा मैं रोक देता हूँ, आप लोग पढ़ लीजिएगा इसे बाद में। ये दिखा दिया था मैंने आपको, या पढ़ लीजिएगा, जो मैंने समझाया वही लिखा हुआ है सारा का सारा। ये है टी पैरेलल, टी परपेंडिकुलर, इसे दूसरी तरह से और करके दिखा दिया है मैंने। ये टी पैरेलल की वैल्यू है, फिर टी पैरेलल और टी परपेंडिकुलर का डिफरेंस निकाल लिया है, तो डिफरेंस आ गया है L वी स्क्वायर बाई सी क्यूब डेल्टा टी, टाइम डिफरेंस। तो पहली वाली रे ऊपर गई, मिरर पर टकराई M1 पे और वापस आ गई। दूसरी वाली रे मिरर M2 पर टकराई यहाँ पे और वापस आ गई। इन दोनों के जाने में और वापस आने में टाइम डिफरेंस जो था वो डेल्टा टी आ गया, L वी स्क्वायर बाई सी क्यूब आ गया टाइम डिफरेंस। तो पार्ट डिफरेंस कितना होगा? पार्ट डिफरेंस होता है टाइम डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाई स्पीड। जैसे दो लड़के हैं, सेम स्पीड से चल रहे हैं, क्योंकि सी से लाइट मूव कर रही थी, ये भी 10 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, मूव कर रहा है, और ये भी 10 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है। ये मूव करता है सपोज आपका 7 आवर्स तक, ये चलता है सपोज 10 आवर्स तक। तो दोनों का पार्ट डिफरेंस कितना होगा? पार्ट डिफरेंस माने दोनों के ज़्यादा चली गई दूरी का डिफरेंस, क्योंकि स्पीड सेम है, तो स्पीड इनटू टाइम डिफरेंस डेल्टा टी, यानी 10 × 3 यानी 30 किलोमीटर हो जाएगा इनका पार्ट डिफरेंस। वो दिख भी रहा है, ये कितना चलेगा 70 किलोमीटर और ये कितना चलेगा 100 किलोमीटर। तो वेलोसिटी इनटू टाइम डिफरेंस पार्ट डिफरेंस दे देता है।
इसी तरह से ये दिया है पाथ डिफरेंस, इफेक्टिव पाथ डिफरेंस वेलोसिटी c इंटू टाइम डिफरेंस, और टाइम डिफरेंस क्या था एल वी स्क्वायर बाई सी क्यूब, यानी c इंटू एल वी स्क्वायर बाई सी क्यूब यानी एल वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये दोनों रेस का पाथ डिफरेंस आ गया। अब दोनों रेस को दोबारा देखते हैं हम। तो दोनों रेस क्या थी, ये देखो ऊपर चित्र में दिखाता हूँ। ये दो रे थी, एक ऊपर गई या टकराई और फिर वापस आ गई, दूसरी भी इधर टकराई और फिर वापस आ गई, दोनों पी पे मिल गई यहाँ पे। जब ये पी पे मिलेंगी तो इंटरफेरेंस बनेगी करेंगी, क्योंकि मोनोक्रोमेटिक सोर्स है, इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करेंगी, क्योंकि एक ही सोर्स हैं, कोहेरेंट सोर्सेज हैं, एक ही लाइट रे को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, तो इंटरफेरेंस बनाएंगी। इस इंटरफेरेंस पैटर्न को आप टेलीस्कोप से ऑब्जर्व कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ एक टेलीस्कोप लगा दिया है, तो इस इंटरफेरेंस पैटर्न को ऑब्जर्व करना है। तो ये जब इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा, वापस आते हैं उसी जगह पे हम। यह आ गया था आपका पार्ट डिफरेंस डेल्टा सी डेल्टा टी आ गया था, एल वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर आ गया था। तो जब ये पार्ट डिफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा होगा, एन लैम्डा के बराबर होगा, तब इंटरफेरेंस फ्रिंजेस बनेंगी। समझ गए? तो हमने क्या माना था? हमने माना था, दोबारा आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। हमने इस डायग्राम में क्या माना था? हमने इस डायग्राम में माना था कि ईथर जो है, ईथर यहाँ पर सब जगह भरा हुआ है, ऐसे है, ईथर भरा हुआ है यहाँ पे सब, और ईथर लेफ्ट साइड में मूव कर रहा है ऐसे, और एपरेटस रुका हुआ है। क्योंकि एपरेटस मूव कर रहा था, ईथर रुका हुआ था इनफैक्ट, तो हमने उल्टा मान लिया कि ईथर तो लेफ्ट साइड में मूव कर रहा है और एपरेटस रुका हुआ है। उस केस में हमारा पार्ट डिफरेंस आ गया था, और उस केस में हमारी फ्रिंज शिफ्ट आ गई थी। जैसे अगर इनके बीच में यहाँ ईथर जो होता रुका हुआ होता, बिल्कुल ईथर रुका हुआ है सपोज ना, और लाइट रे चलती है, तो वो जितने समय में यहाँ जाएगी उतने ही समय में यहाँ वापस आ जाएगी, जितने समय में जाएगी उतने ही समय में वापस आ जाएगी। और ये था टी पैरेलल आने जाने का समय, और ये वाला टाइम था टी परपेंडिकुलर। अगर ईथर रुका हुआ है तो टी परपेंडिकुलर विल बी इक्वल टू टी पैरेलल। अगर ईथर रुका हुआ है तो आपका एक फ्रिंज पैटर्न बन जाएगा, इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा। और वो इंटरफेरेंस पैटर्न कैसे बनता है? ये सेंट्रल फ्रिंज बनती है एक, फिर द डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट, यानी ये डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट, ऐसे इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है। और ये सेंट्रल फ्रिंज बनती है। जब रुका हुआ था ईथर, ऐसा इंटरफेरेंस पैटर्न बन जाएगा। लेकिन अगर ईथर मूव कर रहा है तो जो सेंट्रल फ्रिंज है यहाँ ना बन के कहीं या तो लेफ्ट में चली जाएगी या राइट में चली जाएगी कहीं। तो या तो ये वो सेंट्रल फ्रिंज यहाँ पे आ जाएगी, कितने 1 2 3 4 बार मान ली इधर आ गई, या तो इधर आ जाएगी सेंट्रल फ्रिंज यहाँ से हट के, या फिर सेंट्रल फ्रिंज यहाँ आ जाएगी, डिस्प्लेस हो जाएगी मोशन के कारण। तो अगर फ्रिंज शिफ्ट दोबारा दिखा देते हैं। तो अगर पार्ट डिफरेंस इतना है और फ्रिंज शिफ्ट एन है, एन फ्रिंजेस शिफ्ट होती हैं मोशन के कारण, तो एन जो पार्ट डिफरेंस है डेल्टा, ये एन लैम्डा के बराबर होगा। एन की वैल्यू क्या आ जाएगी? कितनी फ्रिंज शिफ्ट होनी चाहिए? एल वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर लैम्डा। यानी कि पहले सेंट्रल फ्रिंज यहाँ थी जब ईथर रुका हुआ था एपरेटस के रेस्पेक्ट में, लेकिन जब ईथर और एपरेटस में रिलेटिव मोशन था तो ये सेंट्रल फ्रिंज यहाँ आ जाएगी कहीं ऐसे, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा दोनों के बीच का डिफरेंस? हो जाएगा एल वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर लैम्डा, ये दोनों के बीच का डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है। अब माइकलसन मोर्ले ने क्या किया? उन्होंने अपने एपरेटस को 90 डिग्री रोटेट कर दिया। होल एपरेटस वाज टर्न थ्रू 90 डिग्री। ये भी मैं चित्र में समझाता हूँ कैसे रोटेट किया। आप इस लेक्चर को 2-3 बार सुनिएगा कम से कम, तब समझ में आएगा, क्योंकि टफ एक्सपेरिमेंट है। इन्होंने पूरा एपरेटस ऐसे रोटेट कर दिया 90 डिग्री। ये सोर्स को छोड़ दिया, सोर्स को ऐसा चलन दिया, एपरेटस रोटेट कर दिया। तो किस तरह से रोटेट होगा? ये जो ग्लास प्लेट थी वो ऐसे हो जाएगी,
90 डिग्री रोटेट हो गई ना। और टेलीस्कोप कहाँ जाएगा? टेलीस्कोप इधर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा कुछ इस तरह से। तो क्या होगा, लाइट ऐसे आई, जब ऐसे आएगी लाइट रे तो कुछ तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी ऐसे, और कुछ क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्ट हो जाएगी ऐसे। तो इस केस में क्या होगा, एपरेटस 90 डिग्री रोटेट हो गया है। तो जब एपरेटस 90 डिग्री रोटेट हो गया तो उस केस में क्या होगा, 90 डिग्री रोटेशन के बाद ये मैंने लिखा होगा यहाँ पे, ये बाय डूइंग सो द लार्जर पाथ रे रिप्लेसेस द शॉर्टर पाथ रे। मीन्स जब 90 डिग्री रोटेट हो जाएगा तो रिफ्लेक्टेड जो पहले थी, जो पहले रिफ्लेक्टेड थी वो अब रिफ्रैक्टेड हो जाएगी। और जो पहले रिफ्रैक्टेड थी उसकी जगह पे क्या आ जाएगी, रिफ्लेक्टेड। 90 डिग्री रोटेट करने पे एपरेटस को, तो रिफ्रैक्टेड और रिफ्लेक्टेड बदल जाएंगी। तो अब पार्ट डिफरेंस कैसे होगा, जैसे पहले सेंट्रल फ्रिंज क्या थी, जब जब स्टेशन ईथर रुका हुआ था तो सेंट्रल फ्रिंज ये थी, ये पूरी सेंट्रल फ्रिंज थी जब ईथर रुका हुआ था। फिर जब ईथर चलने लगा तो सेंट्रल फ्रिंज यहाँ आ गई, जैसे मैंने अभी बना के दिखाया था। फिर हमने एपरेटस को 90 डिग्री रोटेट कर दिया तो सेंट्रल फ्रिंज इधर आ जानी चाहिए, सेम डिस्टेंस से इधर चल जानी चाहिए। सेम डिस्टेंस मीन्स ये वाला डिस्टेंस LV स्क्वायर, सेम डिस्टेंस मीन्स ये सेम डिस्टेंस LV स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, LV स्क्वायर बाई सी स्क्वायर लैम्डा। तो अगर जब एपरेटस पहली पोजीशन में था तब तो हमारी सेंट्रल फ्रिंज यहाँ आ रही है, और जब हमने 90 डिग्री रोटेट कर दिया तो सेंट्रल फ्रिंज यहाँ आनी चाहिए। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा सेंट्रल फ्रिंज के, यानी फ्रिंज कितनी शिफ्ट हो गई पहले से और दूसरे केस में, LV स्क्वायर बाई सी स्क्वायर लैम्डा प्लस LV स्क्वायर बाई सी स्क्वायर लैम्डा, यानी 2L स्क्वायर टू LV स्क्वायर बाई सी स्क्वायर लैम्डा डबल हो जाएगा। इतनी फ्रिंज शिफ्ट हो गई इससे इस पोजीशन में, फ्रिंज शिफ्ट ये टोटल आ गई, यानी कि ये 2 टाइम्स हो गई, ये आ गई। इससे आप n निकाल लो, ये डेल्टा हो गया पार्ट डिफरेंस, इतना डबल हो गया पार्ट डिफरेंस। तो n क्या हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा इज इक्वल टू क्या होता है n लैम्डा, तो इससे n आ जाएगा। n की वैल्यू हो जाएगी 2LV स्क्वायर बाई सी स्क्वायर लैम्डा, n की वैल्यू आ गई। इसमें जो माइकलसन मॉडल थे उन्होंने n की वैल्यू 11 मीटर ली थी, वो L की वैल्यू लेंथ ली थी 11 मीटर, यानी 11 मीटर दूर मिरर रखे थे। और एपरेटस किस स्पीड से मूव कर रहा था, जो अर्थ की स्पीड थी, और अर्थ की स्पीड क्या थी 3 × 10⁴ मीटर पर सेकंड। लाइट की वेवलेंथ उन्होंने क्या ली थी 5500 एंगस्ट्रॉम। तो ये सारी वैल्यू जब इसने रख दी n में तो फ्रिंज शिफ्ट कितनी आ गई 0.4। और उस समय के अवेलेबल एपरेटस से फ्रिंज शिफ्ट 0.4 को आप इजीली मेज़र कर सकते थे। जब एपरेटस 90 डिग्री रोटेट किया गया तो फ्रिंज शिफ्ट पहली वाली पोजीशन से दूसरी वाली पोजीशन के बीच में फ्रिंज शिफ्ट 0.4 टाइम्स हो जानी चाहिए थी, जो कि उस समय आराम से मेज़र की जा सकती थी। लेकिन एक्सपेरिमेंट ये बहुत अलग अलग समय पे अलग अलग जगह पे परफॉर्म किया गया, संसार में अलग अलग जगह पे परफॉर्म किया गया ये पूरा एक्सपेरिमेंट, लेकिन फ्रिंज शिफ्ट कभी नहीं आई। फ्रिंज शिफ्ट हमेशा 0 आई, 0.4 आई नहीं रही थी। तो इसे कहा जाता है फ्रिंज शिफ्ट पॉइंट। थ्योरी हमारी कहती है कि जब ईथर मूव कर रहा है विद रेस्पेक्ट टू अर्थ तो हमारी फ्रिंज शिफ्ट 0.4 आनी चाहिए, लेकिन एक्सपेरिमेंट में क्या आ रहा था 0.4 नहीं आ रही थी, 0 आ रही थी, फ्रिंज शिफ्ट ही नहीं हो रही थी। तो इसे कहते हैं नेगेटिव रिजल्ट ऑफ माइकलसन मॉडल एक्सपेरिमेंट। नेगेटिव रिजल्ट ऑफ माइकलसन मॉडल एक्सपेरिमेंट। इन नेगेटिव रिजल्ट्स को कैसे समझाया गया, बस मैं 2 मिनट में समझा देता हूँ। 3 तरह से समझाया गया। एक तो ईथर ड्रैग हाइपोथेसिस से इन्होंने कहा गया कि जो हमने एपरेटस लिया था कैसे मूव कर रहा है और ईथर रुका हुआ है,
यानी एपरेटस तो अर्थ पे है, अर्थ के साथ साथ मूव कर रहा है, ईथर रुका हुआ है, यानी दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन है। इस रिलेटिव मोशन के कारण फ्रिंज शिफ्ट आ रही थी। तो पहले कहा गया ईथर ड्रैग हाइपोथेसिस, यानी कि ईथर जो है अर्थ के रेस्पेक्ट में मोशन में नहीं है, वो अर्थ के साथ साथ मूव कर रहा है। तो जैसे अर्थ है, अर्थ अगर घूम रही है तो ईथर भी इसके साथ साथ इसके चारों तरफ घूम रहा है, यानी मीन्स देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द ईथर एंड अर्थ। पूरा का पूरा ईथर भी घूम रहा है ऐसे ऐसे और अर्थ भी चल रही है ऐसे, दोनों एक बिल्कुल साथ साथ चल रहे हैं। तो ये कहा गया था कि अर्थ ड्रैग्स द ईथर विद इट, कि अर्थ ईथर को अपने साथ साथ चलाती है, खींचती है, इसलिए देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द ईथर एंड अर्थ एंड दैट्स वाई देयर विल बी नो टाइम डिफरेंस। तो जो लाइट सामने जा रही है फिर लौट के आ रही है, और जो लाइट इधर जा रही है और फिर लौट के आ रही है, क्योंकि ईथर रुका हुआ है अर्थ के रेस्पेक्ट में, ईथर के साथ साथ अर्थ मूव कर रही है, देयर इज नो रिलेटिव मोशन, इसलिए दोनों में टाइम बराबर होगा। टी परपेंडिकुलर विल बी इक्वल टू टी पैरेलल। जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो पार्ट डिफरेंस विल बी जीरो, और जब पार्ट डिफरेंस जीरो हो जाएगा तो फ्रिंज शिफ्ट विल बी जीरो, कि टी पैरेलल और टी परपेंडिकुलर कराएंगे बराबर हो जाएंगे अगर ईथर अर्थ जो है ईथर को ड्रैग कर रही है अपने तरफ से, अपने साथ साथ। तो पहली बात देखा गई थी कि ईथर ड्रैग हाइपोथेसिस। दूसरी क्या बात बताई गई? दूसरी बात बताई गई प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। दूसरी बात बताई गई कि लाइट की स्पीड कांस्टेंट रहेगी, चाहे वो ऐसे चले चाहे ऐसे चले, जबकि ईथर ऐसे मूव कर रहा है तब भी ईथर के मोशन का लाइट की स्पीड पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। जैसे रिवर पे पड़ता है ना, रिवर अगर बह रही है तो आप उसके परपेंडिकुलर चलेंगे तो अलग स्पीड से चलेंगे, पैरेलल चलेंगे तो अलग स्पीड से चलेंगे। तो ये तो हमने ईथर, तो ईथर में लाइट का कोई अंतर नहीं पड़ेगा। लाइट इधर जाएगी भी सी स्पीड से, लौट के भी सी स्पीड से आएगी, और इधर भी जाएगी सी स्पीड से और लौट के भी सी स्पीड से आएगी, जाएगी भी सी स्पीड से लौट के भी सी स्पीड से आएगी, और बराबर डिस्टेंस है दोनों के, इसलिए एल डिस्टेंस सी स्पीड से चलेगी, एल डिस्टेंस लौट के भी सी स्पीड से आएगी, यहाँ पे भी एल डिस्टेंस सी स्पीड से जाएगी, एल डिस्टेंस सी स्पीड से आएगी, तो टाइम दोनों के बराबर हो जाएंगे, यानी कॉन्स्टेंसी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, कि लाइट की स्पीड कांस्टेंट रहेगी। तो जब लाइट की स्पीड कांस्टेंट रहेगी, चाहे वो परपेंडिकुलर चल रही हो चाहे पैरेलल चल रही हो, तो टी परपेंडिकुलर विल बी इक्वल टू टी पैरेलल, और जब दोनों बराबर जाएंगे तो डेल्टा टी जीरो हो जाएगा, और जब डेल्टा टी जीरो हो जाएगा तो पार्ट डिफरेंस जीरो हो जाएगा, जब पार्ट डिफरेंस जीरो हो जाएगा तो फिर फ्रिंज शिफ्ट जीरो हो जाएगी, फ्रिंज शिफ्ट जीरो हो जाएगी। तो इससे भी समझ में आ गया। तीसरी जो हाइपोथेसिस दी थी वो फिट्जरैल्ड और लॉरेंज ने दी थी, और उन्होंने कहा था कि लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑफ अ बॉडी या ऑफ ऑब्जेक्ट कॉन्ट्रैक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। किसी भी बॉडी की लेंथ जो है डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, सिकुड़ जाती है। किस रेशो में? इस रेशो में, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर में। यानी कि अगर एक रॉड एल है, ये एल डिस्टेंस था ना, मिरर था ना, यहाँ पी ग्लास प्लेट थी, यहाँ पे पी ग्लास प्लेट थी, यहाँ पे मिरर था M2, दोनों के बीच में एल डिस्टेंस था, और यहाँ पे भी था M1 मिरर था, और ये भी एल डिस्टेंस था, और ईथर क्या था, ईथर ऐसे मूव कर रहा था। तो पहली वाली जो रॉड है ये, अगर इसे हम लेंथ फिक्स एल रॉड मान लें, एल लंबाई की रॉड है डिस्टेंस को, तो ये तो परपेंडिकुलर चल रही है ईथर के। अगर एपरेटस ईथर क्या चल रहा है, लेफ्ट साइड में चल रहा है ऐसे, तो ये तो परपेंडिकुलर है ईथर के, इसलिए इसकी लंबाई नहीं परिवर्तित होगी। लेकिन जो नीचे वाली रॉड है, ये वाली जिसे मैं बोल्ड करता जा रहा हूँ, ये वाली जो रॉड है, ये ईथर के पैरेलल है देखो, इसलिए इसकी लंबाई सिकुड़ जाएगी। और किस रेशो में सिकुड़ेगी? इस रेशो में। उससे क्या होगा, जो टी परपेंडिकुलर ऊपर वाला था और जो टी पैरेलल नीचे वाला था, टी पैरेलल ज़्यादा आ रहा था थोड़ा सा, टी परपेंडिकुलर कम आ रहा था, तो लेंथ जब सिकुड़ जाएगी तो टी पैरेलल भी टी परपेंडिकुलर के बराबर हो जाएगा, लंबाई क्योंकि कम हो गई है। तो लंबाई सिकुड़ने से कौन सी, PM2 लंबाई सिकुड़ जाएगी इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। सो टी पैरेलल विल बिकम टी परपेंडिकुलर, टी पैरेलल will become equal to t perpendicular, therefore delta t becomes 0,
व्हेन डेल्टा टी बिकम जीरो तो डेल्टा पार्ट डिफरेंस बिकम जीरो, व्हेन पार्ट डिफरेंस बिकम्स जीरो तो फ्रेंडशिप बिकम जीरो। तो ये सब माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट में समझाए थे और इसने कॉन्स्टेंसी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट को सपोर्ट किया था, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। तो 3 इसके एक्सप्लेनेशन थे किसके, नेगेटिव रिजल्ट के, माइकलसन मोर्ले के, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो ये एज सच आपके सिलेबस में अभी तक ये टॉपिक नहीं था, लेकिन ये पढ़ाना ज़रूरी था आपके आगे के सिलेबस के लिए, इसलिए मैंने पढ़ा दिया है। अब नेक्स्ट टॉपिक से नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपका सिलेबस के जो टॉपिक है वो पढ़ाऊँगा 4th यूनिट के। तो इस लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं, बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे आइंस्टाइन्स पोस्टुलेट्स स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के।